तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो आप सभी जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसीज़ है जीडी बैच के लिए आ चुकी है और डीबी बैच और यांत्रिक तीनों के लिए आ चुकी है। जैसा कि पहले भी आपको वीडियो में डिस्कशन कर दिया था कि आपके ऑनलाइन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन जून में मिलेगी और आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के, वो जुलाई में होंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले नोटिस है उसमें भी बता दिया था। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि एयरफोर्स नेवी और इसके साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित कोई भी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले आप बात करेंगे तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, तो AASSR एग्ज़ाम के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि उसका एग्ज़ाम अब कब हो सकता है। और इसके साथ ही सबसे पहले थोड़ा सा नॉर्मली डिस्कशन करते हैं कि आपको पता है कि जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। दूसरी स्थिति में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको पता है कि हम फ़िलहाल जनरल ड्यूटी के लिए स्पेशल बात करेंगे। तो अभी जो भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से पास हुए, आरबीएसई बोर्ड से पास हुए, जिनका यहाँ पर रद्द हो चुका है एग्ज़ाम कोविड-19 की वजह से, तो अभी क्या कर सकते हैं, वो इस वैकेंसी को, सबसे पहली वैकेंसी यही निकल गया है, नोटिफिकेशन को भर सकते हैं। 12th पास है, भरना है। इसके साथ ही इन वैकेंसी को सिर्फ वही कैंडिडेट्स भर सकते हैं जनरल ड्यूटी को बारे को जिसको फिजिक्स और मैथ, यानी कि आपको पता है फिजिक्स मैथ हो, साथ में एडिशनल में कुछ भी हो, यानी कि पीसीएम तो आपके पास होना ही चाहिए, एडिशनल में आपके कुछ भी हो सकती है। इसके साथ ही ठीक है, अब इसके साथ ही नीचे की तरफ डिस्कशन करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जीडी के लिए हम बात करें, जीडी और यांत्रिक के लिए दिया गया है कि आपकी एज लिमिट यहाँ पर क्या रहेगी। तो 18 से 22 तक इंक्लूडेड यहाँ पर होती है एज लिमिट। यहाँ पर बात करें तो आप जो है 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 तक, ये बोथ डेट है वो उनको इंक्लूड किया गया है, इंक्लूसिव किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि इनके मध्य यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है और ये डेट ऑफ बर्थ है तो आप जीडी और यांत्रिक बैच के लिए एलिजिबल यहाँ पर रहोगे। अब यहाँ पर आगे की तरफ बात करेंगे नाविक जनरल ड्यूटी के बारे में, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे टोटल पोस्ट 260 है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही 108 जो पोस्ट है वो जनरल वालों की है, ईडब्ल्यूएस वालों की यहाँ पर जो पोस्ट है 26 है, ओबीसी की 67 है, एससी की यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 19 पोस्ट है, एसटी की और एससी की आपके पास 40 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस जो पिछली बार का था सेम वो है, नई कैंडिडेट्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो नाविक डीबी है उसके पास आपका सेक्शन फर्स्ट रहेगा, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। और इसके पास ही यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि नाविक जीडी की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट और सेकंड, यानी कि जो बच्चा नाविक जीडी में सिलेक्शन लेना चाहता है, ठीक है, जनरल ड्यूटी वाले में, इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो वहाँ पर उसको नाविक डीबी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा और इसके साथ ही आपको जो जीडी का सेकेंड एग्ज़ाम होगा फेज़ 2 वो भी आपको क्लियर यहाँ पर करना पड़ेगा। पासिंग सेकंड फर्स्ट एंड कंपलसरी यहाँ पर होंगे। इसके साथ ही आपकी पासिंग कट ऑफ यहाँ पर दी गई है कि मिनिमम आपकी पासिंग कट ऑफ यहाँ पर क्या रहेगी, 50 रहेगी, जो कि आपके जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 40 यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ देखने को मिलेगी। फर्स्ट बात करें तो आपका यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट में आप देखेंगे कि आपके मैक्सिमम मार्क्स है 60 रहेंगे, टाइम 45 मिनट्स का रहेगा, टोटल क्वेश्चन 60 रहेंगे। इसके साथ ही मैथ के 20, साइंस, रीजनिंग और जीके रहेगी। सेकंड पोर्शन में आपका मैथ और फिजिक्स ओनली रहेगी, ठीक है, और आप यहाँ पर 12th पास फिजिक्स और मैथ सिलेबस यहाँ पर रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा वो 10th पास रहेगा। हम नाविक जीडी के लिए बात कर रहे हैं, डीबी के लिए अलग से नेक्स्ट वैकेंसी में बात करेंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, वही पोर्शन है जो AASSR का होता है। आप सिंपल सी बात है, 7 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है, उठक बैठक 20 पुशअप्स आपको 10 यहाँ पर करने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं पहले भी बता देता हूँ कि या इंडियन कोस्ट गार्ड में यदि आप जाने की चाहत रखते हो तो मेन आपका सबसे मेन बात होती है कि आपको डॉक्यूमेंट संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और वो भी क्या होनी चाहिए कि आपका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे, और यदि आपने उसमें कोई गलती की है तो बिल्कुल भी आप आगे एलिजिबल नहीं हो, बेशक आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट इंडियन कोस्ट गार्ड का जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें आप जब भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे तो उसमें क्या होता था कि जब आपके यदि 100 बच्चे वहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें 60 बच्चे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही बाहर हो जाते थे, वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते थे ऑफलाइन वैकेंसीज़ में।
में, ठीक है। और 40 बचते थे, और उन 60 में सबसे ज़्यादा कौन होते थे जो के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है। उसमें से 20 तो वैसे प्रॉब्लम वाले होते थे, यानी कि माता पिता के नाम में प्रॉब्लम या वैसे, और 40 उसमें से ऐसे मिलते थे जिनके आपके क्या प्रॉब्लम होती है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम होती है। तो मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पूरा सिलेबस पोर्शन और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।